मैं ये जानना चाहूंगी कि जो पुराने टाइम में जो केसेस थे, ठीक है, उनको सॉल्व करने का तरीका क्या था, जो नए टाइम का जो केसेस है उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, और इसको मैं एज ए स्टोरी जानना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक पुरानी स्टोरी बताएं, एक नई स्टोरी बताएं, और फिर मेजरली आपने उन पे कैसे काम किया और क्या रिजल्ट निकल के आया। उस टाइम कितना टाइम लगा, इस टाइम कितना टाइम लगा, दो केस का मैं कंपैरिजन चाहूंगी, नए और पुराने में। देखिए, पुराने जमाने में एक प्रॉब्लम बहुत सॉलिड थी। पुराने जमाने में इन्वेस्टिगेशन ज्यादा टफ थी, क्योंकि आपके पास किसी की मूवमेंट को पकड़ने के लिए ज्यादा तरीके नहीं थे। भाई तब लोग कहाँ मूव करते थे? ना लोगों के पास मॉल थे, ना पिक्चर हॉल्स थे। एक आध पिक्चर हॉल हुआ करता था। घरों में टीवी नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी लोगों के पास, मोबाइल नहीं थे, पब नहीं थे, मॉल नहीं थे, कुछ नहीं था। तो मूवमेंट कहाँ होती थी? मूवमेंट होती थी, कोई लड़की अगर किसी के साथ अफेयर करी तो अपने दोस्त के यहाँ चली गई, किसी दोस्त कोई अफेयर कर रहा है वो अपने दोस्त के यहाँ चला गया, कोई किसी पार्क में जाके बैठ गए। उस जमाने में पार्क कहते हैं अशकियां हुआ करती थी, आज जो मॉल में अशकियां हुआ करती हैं, आजकल जो पब में अशकियां हुआ करती हैं। जमाने बदल गए। उस जमाने में इन्वेस्टिगेशन जब आप करते थे तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से गैदर करते थे? उसके आसपास के लोगों से। जो भी हमारा सब्जेक्ट होता था उसकी मूवमेंट आसपास के, उसका दोस्त बहुत अच्छे होते थे। कोई किस्सा बता सकते हैं आप? थोड़ा मुश्किल होगा उस किस्से को बताना, क्योंकि उसके लिए मेरे को एकदम याद नहीं आ रहे हैं किस्से, लेकिन हाँ, एक केस याद है। उस जमाने में हम एक लेडी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और क्लाइंट चाहता था कि एविडेंस ला के दो मेरे को। अब उस जमाने में एविडेंस कहाँ से ला के दें? सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी जा सकती थी। भाई ऑडियो वीडियो तो होता ही नहीं था उस जमाने में। आपके मोबाइल के अंदर रिकॉर्डर 1992 95 के आसपास या उससे बाद आए हैं। मोबाइल आपका कब आया? 95 के आसपास आया होगा। तो आपके मोबाइल में रिकॉर्डर नहीं थे तब। एक कहते हैं आपका आया करता था रिकॉर्डर, सोनी का एक छोटा सा रिकॉर्डर आया करता था। 2 सेल डल जाते थे, 2-3 घंटे रिकॉर्ड करता था, पतला सा। वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा होता था। फोटो खींचते थे, फोटो खींचते थे, जब उसे धुलवाते थे तो पता चला यार वो तो फोटो ही नहीं खींची जो हमने खींचनी थी। क्योंकि आप फोटो खींच रहे हो, आपको तो नहीं पता ना, आप उसको तो देख नहीं सकते थे। आज तो आप मोबाइल में 50 फोटो खींचोगे, 1 मिनट में देखोगे, भेज भी दोगे। उस जमाने में तो फोटो खींच ली तो आपको तो 10 दिन के बाद, धुलवाने के बाद पता चलती तो फोटो ही नहीं आई। अच्छा। भाई हाँ, नेचुरली और वो रील वाला जमाना, कैमरा होता हाँ, था। रील वाला कैमरा होता था। अब आप लोगों ने तो चीजें देखी भी नहीं होंगी। आज से इतनी पुरानी बातें हैं, तीस रील पच्चीस वाले साल जो मम्मी पापा के कैसेट्स होते हैं उनमें हमने थोड़ा बहुत नहीं, देखा है। कैसेट एक अलग चीज होती थी। जब हम नेगेटिव धुलवाते थे, रील को धुलवाते थे, 40 फोटो में बनती थी उसके अंदर। बहुत कॉस्टली भी पड़ती थी वो हमें। और उसमें हमें 10-10 दिन इंतजार करना पड़ता था। रील डाल देंगे, उसको धोएगा, डेवलप करेगा, सुखाएगा, फिर उसमें से फोटो निकालेगा, फिर हमें फोटो देगा। इसमें एक लंबा टाइम निकलता था और पता चलता था कि यार वो एविडेंस भी नहीं मिली। तो उस जमाने में यही हुआ हमारे साथ। हमने उस लेडी की इन्वेस्टिगेशन की, उसके कनेक्शन पकड़े, फोटोग्राफ खींचे, कोई फोटो नहीं आई। क्लाइंट हम पे कहते हैं राशन पानी लेके चढ़ गया कि यार क्या है तुम लोग काम करते हो, एक फोटो तक नहीं दे और ये पाए। इन्वेस्टिगेशन कौन, उनके हस्बैंड ही करवा रहे थे? नेचुरली, नेचुरली उसके देखिए, ये अफेयर, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये दुनिया जब से है। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, एक मेल और एक फीमेल। इन्हीं के आसपास पूरी दुनिया घूम रही है। सारी प्रॉब्लम्स, सारी खुशियाँ, सारी तकलीफें इन्हीं के आसपास घूम रही हैं और कहीं नहीं घूम रही हैं। हर चीज़ में कोई मेल फीमेल कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो जब हमारी इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं यही 2 लोगों में से कोई हमारा सब्जेक्ट होता है, कोई हमारा क्लाइंट होता है। चाहे वो किसी रूप में आए, चाहे फादर इन लॉ के रूप में आए, चाहे हस्बैंड के रूप में आए, चाहे ब्रदर के रूप में आएंगे, तो यही हमारे पास, तो यही हमारे क्लाइंट है। तो वहां पे जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो वहां पे हमें एविडेंसेस नहीं मिले। इसलिए मैं कह रहा हूँ उस जमाने में इन्वेस्टिगेशन बहुत टफ होती थी। तब जाके कहीं हमने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग करी, ऑडियो रिकॉर्डिंग दी हमने क्लाइंट को, तब उसको सेटिस्फेक्शन हुआ। लेकिन उसमें हमें बहुत लंबा टाइम लगा। वहाँ ट्रैप करना पड़ता था, वहाँ उसके दोस्त जो आसपास होते थे उनको ट्रैप करना पड़ता था। आज आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर सब कुछ उपलब्ध है। आज का एक केस बताता हूँ मैं आपको, कि वो जो केस था उसमें तो हमें बहुत टाइम लगा और उसमें हम शुरू में सॉलिड एविडेंस नहीं भी दे पाए, लेकिन इतनी एविडेंस दे दी कि उसका शक दूर हो गया कि हाँ मैं शक सही कर रहा हूँ, वाइफ मेरी कहीं इन्वॉल्व है, अफेयर है अफेयर है। उसका कहीं। हाँ, उस जमाने में अडल्ट्री थी, अब तो अडल्ट्री भी नहीं है ना। हर चीजें वक्त के साथ बदलती चली गई हैं। उस जमाने में अडल्ट्री प्रूफ हो जाती थी, आजकल अडल्ट्री कोई प्रूफ ही नहीं है। अडल्ट्री मतलब लीगल ही नहीं है आज की तारीख में। अडल्ट्री सिर्फ और सिर्फ कमरे के अंदर कुछ की गई एक्टिविटी को अडल्ट्री कहा जाता है। घूमना फिरना, किसी के साथ ठहरना, हक करना, किस करना, दिस नॉट अडल्ट्री, दिस इज अ मेंटल क्रूरल्टी फॉर डाइवोर्स। तो अब हमारे पास एक केस आता है, उसमें फिर वही बात आती है कि इंसानियत को समझें, कि एथिक को समझें। यहाँ पे हम लोग हमेशा, एक बेस्ट डिटेक्टिव इन दोनों चीज़ों में उलझा रहता है। मैं भी हमेशा उलझा रहता हूँ कि पहले यार इंसानियत निभाऊं कि वर्क एथिक्स निभाऊं। ये जनाब हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि मेरी एक महिला दोस्त है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, और 3 साल से हम लोग बहुत अच्छा टाइम गुजारा है हम लोगों ने, हम लोग डेटिंग कर रहे हैं, सब कुछ सब ठीक है। मैंने अपने मदर फादर से नहीं मिला इस लेडी को। तो देशवाल जी, मुझे थोड़ा सा
इन्वेस्टिगेशन करके बता दीजिए। तो मैं कहा यार ये क्या बात हुई, 3 महीने से जिस लेडी को आप डेट कर रहे हैं उसे उससे 3 साल मैं से। 3 साल से, सॉरी, तो मैं उसे उसके बारे में क्या बता पाऊंगा, आपको ज्यादा पता होगा। हम्म। कहते नहीं मैं ना 3-3 महीने के लिए 6-6 महीने के लिए इंडिया से बाहर चले जाता हूँ काम की वजह से, और पिछली बार तो मैं 1 साल बाहर था। तो उस वक्त उसके जो मूवमेंट हुई होंगी या उसके कहीं कोई ऐसे कॉन्टेक्ट बने होंगे, तो मैं कहा यार विश्वास भी कोई चीज होती है। मतलब लोग इस तरह का भी डिटेक्टिव को हायर करते हैं कि आप मेरे जो स्पाउस है होने वाले उनका ये बहुत उनकी ज्यादा है, जासूसी करें। अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब से ये मर्डर्स केस आने शुरू हुए ना, जब से रिपोर्ट होने शुरू हुए कि महिला ने 5 महीने के बाद अपने आदमी हस्बैंड को मार दिया अपने प्रेमी की वजह से। ये जो राजा रघुवंशी केस है राजा उसके बाद रघुवंशी, बढ़े हैं। एग्जैक्टली, राजा रघुवंशी से पहले भी जो ड्रम में डाल दिया, सांप से कटवा दिया, पता नहीं कैसे कैसे केस आने लगे जो हम सोचा, जो हमने कभी सुने नहीं थे अपनी लाइफ के अंदर। तो इस टाइप के केसेस आने लगे हैं, तो लोग अवेयर हो गए हैं, लोगों को डर बैठ गया है। लोग सोचते हैं कि कम से कम मेरी वाइफ सोनम जैसी ना हो, मेरी वाइफ फलानी जैसी ना हो कि सांप से कटवा दे और दिखाए कि और दे जहर और फिर दिखाए सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया। हस्बैंड को मार के ड्रम में डाल दे सीमेंट के, हस्बैंड को मार के जमीन में गाड़ दे अपने ही घर के अंदर। इतनी क्रूरटी, इतना घटियापन इंसान के अंदर, तो लोग तो घबराएंगे। तो प्री मैट्रिमोनियल फिर पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन के अंदर तब्दील हो जाते हैं। अगर आपने प्री मैट्रिमोनियल मतलब शादी से पहले आपने इन्वेस्टिगेशन ही निकाली और शादी कर दी और उनके अफेयर हैं कहीं, हस्बैंड के साथ आपको लगा मजा नहीं आ रहा जीने का, क्योंकि आप नेचुरली एक ऐसे इंसान के साथ जुड़े होते हैं जिस इंसान को आपने पहले कभी देखा नहीं होता। हो सकता है कि उसकी आपने ऊपरी तौर पे पर्सनैलिटी को पसंद किया हो, लेकिन इंटरनल जो उसकी क्वालिटीज हैं वो आपको पसंद ना आए। तो यहाँ पे लोग एडजस्ट नहीं करते हैं, ये वो कोशिश नहीं करते हैं कि इसकी जो इंटरनल पर्सनैलिटी है इसको मैं अपने अकॉर्डिंग क्यों ना डेवलप करूं। वो कहते हैं या नहीं, जो इंसान मेरे साथ चल रहा था आज से 2 साल पहले वो ज्यादा बेहतर था। वो मॉरल वैल्यू भूल जाते हैं, वो अपने परिवार को भूल जाते हैं, वो बस उसी चीज को याद रखते हैं और फिर उसके साथ कनेक्शन में दोबारा आ जाते हैं। और यही पोस्ट मैट्रिमोनियल की नींव पड़ती है। पोस्ट मैट्रिमोनियल की जब नींव पड़ती है तो नेचुरली उसका जो रूपा कहते हैं आप जिसका फाइनल कहोगे, अंत जिसका कहोगे, दुखदायी होता है, दुखदाई बहुत दुखदायी देखे होता है। केस। हाँ, त्याएं होती हैं। तो मेरे पास ये जनाब आए और कहते हैं कि 3 साल से मैं डेट कर रहा हूँ संजीव जी और मैं काफी टाइम बाहर रहता हूँ, आप एक बार ये पता करके दीजिए कि लेडी ठीक है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो मैं ठीक है, जब आप कह रहे हो तो कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन। वैसे तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको विश्वास करना चाहिए था, आप तो 3 साल से डेट कर रहे हो तो काफी बेहतर जानते हो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। तो मैं कहा 1.5-2 महीने लगेंगे इसके अंदर। कहता डन। हमने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की। वही इन्वेस्टिगेशन, पैटर्न समझना, पैटर्न पढ़ना, लड़की कब निकलती है, रात को निकलती है, दोपहर को निकलती है, क्या उसका काम करने का तरीका है। तो हमने देखा इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि लेडी जब शाम को अपने ऑफिस से निकलती है तो अपनी गाड़ी को कहीं लगाया पार्क में और किसी और गाड़ी में बैठ गई और फिर उसके साथ वो गाड़ी चली गई। कहीं बैठे हैं, कभी ठेके पे जा रहे हैं, कभी बार में जा रहे हैं, कभी आहते में जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी कई मूवमेंट्स में हमने पकड़ी। तो मैंने कहा नहीं यार, ये मूवमेंट्स अलग अलग हो रही हैं, अलग अलग लोगों के साथ हो रही हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ तो है ऐसा जो गलत है, जो इस होने वाले हस्बैंड को शायद नहीं पता। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आपको पता है कि लेडी ड्रिंक करती है? कहता नहीं, वो तो कभी ड्रिंक नहीं करती थी। कोई बात नहीं, आपको दिखा? मैं नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखा। क्योंकि हम अपनी फाइनल रिपोर्ट से पहले, कोई भी एनालिसिस करने से पहले, अगर हम कोई किसी की रिपोर्ट अपने क्लाइंट को देते हैं तो क्लाइंट यहाँ पे कई बार बौखला जाता है और कई बार अपने मुंह से लूज टॉक करते हुए अपने पार्टनर को बताया था कि मुझे तो पता है तुम तो पीने लगी हो। अब ये बात अगर गुस्से मान गुस्से लो में पता बोल चल देते जाए हैं। गुस्से में कि मैं पीने लगी हूँ, ये बात मेरे इसको कैसे पता है बॉस, तो इसका मतलब कुछ तो है मेरे आगे पीछे। तो फिर वो अलर्ट हो जाएगी, आपको इन्वेस्टिगेशन करने में टफ प्रॉब्लम हो जाएंगी, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगी, आपको एविडेंस नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो लेट मिलेंगे। तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने क्लाइंट को पूरा केस खत्म होने के बाद ही इन्फॉर्मेशन दें, उससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन ना दें। काम चल रहा है, आपने राइट हैंड में अपना केस दे रखा है, तो आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए। मैं टीम को कहा कि थोड़ा क्रॉस चेक करो कि यार ये सच में हो क्या रहा है। सिर्फ वो मिलते ही हैं, सिर्फ एंजॉय करते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, कुछ और भी क्लोजनेस है। तो वहां पे आपको हैरानी होगी कि कुछ हमें ऐसी सस्पिशियस मूवमेंट मिली जो एक्सेप्टेबल नहीं थी शादी के अंदर। वो वीडियो में आ गई, हमारे पास रिकॉर्ड में आ गई। जब रिकॉर्ड में आ गई तो मैंने अपने क्लाइंट को फ़ोन किया कि भाई टाइम निकालिए और मिलिए आप हमसे। कैसा कुछ मिला? मैं कहा हाँ मिला है, आप आइए। क्लाइंट आया, बताइए देशवा जी। तो नेचुरली पहले अपनी फ़ीस ली जो लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार उसके बाद फीस क्लाइंट लाऊंगा कल दूंगा, ये सब चीज़ चलती हैं। हर बिजनेस के अंदर अपने अपने तरीके हैं। तो हमने पूरी फीस ली, क्लाइंट को हमने पूरी डिटेल्स दिखाई और सब वीडियोस दिखाई। तो क्लाइंट हैरान हो गया कि यार रोने लगा। तो बोला कि संजीव जी आप क्या सजेस्ट करते हो? तो यहाँ हमारा काउंसलिंग पार्ट भी है।
तो मैं कहा देखो दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, आप बीच में 1 साल बाहर रहे हो, उसकी कुछ नीड्स रही होंगी, पहले आपसे पूरी हो रही थी, अब वो कहीं और पूरी हो रही हैं, तो ये जो आपका पार्टनर लॉयल तो नहीं है आपके लिए, ये समझ लो। अब मुझे नहीं पता आप कितना प्यार करते हो, हर आदमी की अपनी प्यार करने की क्षमता अलग है ना। कोई तो कहता है मेरी बीवी कैसी भी हो मुझे एक्सेप्ट है, कोई कहता है मुझे ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं, वो किसी से बात भी करे, हर आदमी की अपनी सोच है। आप कितनी इसको कहते हैं वो देते हैं, आज़ादी देते हैं। तो बोला कि नहीं संजीव जी, मैं इससे शादी नहीं कर पाऊंगा। मैं कहा मुझे भी लगता है कि आप इससे शादी ना करें और इस रिश्ते को ख़त्म करें। अब आप कहता है ठीक है डन, आप ही मेरे को डिटेल्स दे दीजिए। अब यहाँ पे आता है एथिक और एज अ एक इंसानियत। तो मैं कहा ये जो फोटोज़ हैं या वीडियोज़ हैं ये आपके लिए नहीं है, आपको क्यों देनी, आपको मैंने प्रूफ कर दिया कि ये लेडी का कैरेक्टर ये है। मेरी काउंसलिंग पार्ट ये कहती है कि आप शादी ना करें तो बेहतर होगा, फिर भी आप करना चाहते हैं तो ये आपकी कॉल है, आप कुछ भी करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने आपको सच्चाई दिखा दी है, मेरिट दिखा दिया केस का, एविडेंस भी दिखा दिया है, लेकिन ये आपको एविडेंस दिया नहीं जा सकता। कहता नहीं नहीं आप कितना भी पैसा लीजिए, ये एविडेंस तो मुझे दीजिए। मैं कहा बॉस नो इज इनफ, ये एविडेंस आपके लिए नहीं है। तो नो नहीं नहीं आपने कहा था मैं आपको एविडेंस दूंगा। मैं कहा दूंगा नहीं, बताऊंगा और दिखा रहा हूं मैं आपको, मैं अपनी तरफ। अगर मैं आपको एविडेंस नहीं दिखाता और ये सब वर्बली बोलता तो आप विश्वास नहीं करते ना, आप कहते, जबकि आपको तब भी विश्वास करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं लेकिन हम उसके रिकॉर्ड नहीं ले पा रहे हैं। तो आपने एक प्राइवेट, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी बॉडी के अंदर देख के आपको थोड़ी अंदर दिखा देगा। डॉक्टर अपनी कहते हैं एक्सपीरियंस से बताएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है बॉस, आपको नहीं नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो अंदर तक झांक के दिखवाओ, ऐसा नहीं हो सकता ना। लेकिन जनरली क्लाइंट के माइंड में यही होता है कि Yes. सारे सबूत मुझे कि मिल मुझे जाए। सॉलिड एविडेंस दिखाओ। हाँ। तो हम कोशिश यही करते हैं सॉलिड एविडेंस दिखाएं। तो मैं जब सॉलिड एविडेंस आपको दिखा दिया तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना चाहिए और अब आप जा सकते हैं। क्लाइंट उसको चला गया, फिर कंटिन्यूस के फ़ोन आने लगे, नहीं मुझे वो डिटेल दो, नहीं मुझे वो डिटेल दो। फिर मैंने कहा क्लाइंट को कि एक बार आओ यार तुम बैठो मेरे पास आके। क्लाइंट आ गया, मैंने कहा बॉस समझो ये डिटेल मैं आपको क्यों नहीं दे सकता हूँ, ये आपके पॉडकास्ट देखने वाले हर प्राइवेट डिटेक्टिव को भी समझना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट डिटेक्टिव बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको कहाँ एविडेंस देना है, किसको देना है, कितना देना है कि नहीं देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो मैंने कहा बॉस मैं आपको ये एविडेंस नहीं दे सकता हूँ, उसकी एक गहरी वजह बताता हूँ मैं आपको। कहता बताइए। मैं कहा मुझे नहीं पता कि आप कहीं उससे बदला लेने के मूड में आ जाओ और आप उसको ब्लैकमेल करने लगो, ये वीडियो दिखा दिखा के कि मैं तेरे घर पे दिखा दूंगा, जहाँ तेरी शादी होगी वहाँ दिखा दूंगा, और तुम उसको पूरी ज़िंदगी इस तरीके से तकलीफ देते रहो। उस कंडीशन में वो लेडी इतनी कई बार तकलीफ में आ जाए कि सुसाइड ही कर ले, और सुसाइड में लिख के जाए कि तुम उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। नेचुरली पुलिस तुम तक पहुंचेगी। जब पुलिस तुम्हें टॉर्चर करेगी तुम मेरा नाम लोगे कि मैंने आपको ये एविडेंस लाके दिए हैं। बस यही गलत है, यही अनैतिक है कि मैं आपको उस लेडी के एविडेंस क्यों दूं जो लेडी आपकी वाइफ है ही नहीं। आपका कोई उस लेडी से लेना देना नहीं है, वो आपकी सिर्फ एक प्यार, आपके एक पार्टनर है बस, जिसे आप लव करते हो। उसकी अपनी एक लाइफ है, वो अपना एक पूरा वजूद है, बस के वजूद को छेड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए आपको एविडेंस नहीं मिल सकता। नहीं मैं ब्लैकमेल नहीं करूंगा, मैं लिख के देता हूँ। हु नोस यार क्या आप करोगे नहीं करोगे, मैं आपके पीछे थोड़ी जिंदगी भर घूमता रहूंगा। बेहतर ये होगा कि मैं ये एविडेंस आपको ना दूं, और मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, आखिरी बार देख लो, अपने फादर को भी दिखाना, उनको भी दिखवा दो, उसके बाद मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये एविडेंस मेरे पास भी किसी काम के नहीं है, क्योंकि मेरा अब ये केस खत्म हो चुका। वो लेडी कौन मुझे मतलब नहीं, आप कौन मुझे आपसे मतलब नहीं।